जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं सब इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक साहब के ज़ेर निगरानी जो ये मंशियात सेंटर चल रहा है सनशाइन। हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनका इलाज किया जाता है। अंदर दाखिल हो चुके हैं, सकते हैं तकरीबन ये कोई 300 गज पर मुश्तमिल है। इसके मुख्तलिफ रूम्स हैं जिसमें 4 जो सेल बनाए हुए हैं जहाँ पर मंशियात के आदी अफराद हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। मुख्तलिफ कैटेगरी के जो सेल बनाए हुए हैं। मज़ीद यहाँ चलते हैं, यहाँ के जो इंचार्ज हैं दिलावर साहब, उनसे बात करते हैं, मज़ीद मालूमात लेते हैं कि किस तरह वो यहाँ जो है मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनका इलाज करते हैं। मेरे पुष्ट पर आप देख सकते हैं 2 सेल हैं यहाँ पर। ये अलग अलग कैटेगरी के सेल होते हैं जहाँ पर जो नए मंशियात के जो आदी अफराद लाए जाते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। सबसे पहले ला के यहाँ रखा जाता है ताकि उनका जो तोड़ है वो ख़त्म हो सके और आस्ते आस्ते जो है नशे के जो उसको लत लगी हुई है उससे छुटकारा हासिल कर सके। उसके बाद जब थोड़ी सी उसकी हालत बेहतर होती है तो उसको इस सेल में कन्वर्ट किया जाता है। मैं अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो यहाँ पर उनको उसको कन्वर्ट किया जाता है। जब थोड़ी सी उसकी तबीयत बेहतर होती है, जब वो थोड़ा बहुत खाने पीने के लायक होता है तो उसको यहाँ लाया जाता है। एक और सेल बनाया हुआ मैं आपको दिखाता चलूँ। ये एक सेल ये बनाया हुआ है, बेहतर हो जाते हैं, उनकी तबीयत बेहतर होने लगती है तो यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। इसी तरह जो है बच्चों का वार्ड भी अलग से बनाया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो वो बनाया हुआ है वार्ड है, यहाँ छोटे बच्चे जो है उनको रखा जाता है जो मंशियात के आदी होते हैं, जो कि अंडर एज होते हैं, तो उनको यहाँ रखा जाता है। अनवर हुसैन साहब, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि इस तरह के जो मंशियात की रोकथाम के सेंटर बनाए गए हैं। तो हम पूछते हैं अनवर साहब से। अनवर साहब, आप खुद यहाँ के रिहायशी हैं और अरसा दराज से आप यहाँ रह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इस तरह के सेंटर है मंशियात के रोकथाम के लिए जो बनाए गए हैं, जो SHO अब्दुल खालिक साहब हैं और उनके साहबजादे हैं दिलावर साहब जो उसको लीड करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप कि इस तरह के सेंटरों से क्या आया मंशियात की रोकथाम के लिए एक अहम कदम साबित हो सकते हैं ये सेंटर? जी ज़बरदस्त इक़दाम किया है इन्होंने, सही है खालिक साहब ने, और इससे बहुत माशरे में बेहतरी आ सकती है। औरंगी टाउन के अंदर जो है ऐसा इक़दाम किसी दूसरे ने नहीं उठाया जो अब्दुल खालिक साहब ने उठाया और उनके साहबजादे दिलावर साहब ने उठाया, जो माशाल्लाह से बहुत बेहतरी की तरफ इलाका जा रहा है। मोमिनाबाद SHO, इकबाल मार्केट और सईदाबाद, ये सब मिल के जो है इसके ज़ेर निगरानी पे ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। बिल्कुल दिलावर साहब हमें उस सेल में ले आए जहाँ पर अंडर एज बच्चे हैं, तो आज इन बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह इस मंशियात के आदी बने और कितने अरसे से ये मंशियात की लत में मुब्तला हैं और आया इस सेंटर में आके इनको कैसी फीलिंग होती है। क्या नाम है आपका? इधर आए, क्या नाम है आपका? इरशाद, मुझे ये बताएं आप कितने अरसे से नशा कर रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल से आप नशा कर रहे हैं। नशे में कैसा लगे आप? नशे में मैं ऐसी दोस्ती यारों में शौक में लगा था, पहले स्मोक करता था। कौन सा नशा करते हैं? आइस और पाउडर का। जी हम यहाँ पे बहुत मुतमईन हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा फीलिंग महसूस करते हैं। हम नशे से पाक ज़िंदगी अब यहाँ पे गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाहर निकल के भी ना अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे को छोटे भाइयों की तरह रखते हैं, हमें अच्छा फीलिंग करते हैं। हमारी यहाँ क्लास लगती है, हमें एक्सरसाइज मिलती है, हमें नाश्ता मिलता है, हमारी कैंटीन है यहाँ पे, हमें कोई मसला नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है की है। इनका ये कहना है कि मैं गुज़िश्ता 8 सालों से नशे का आदी हूँ और 8 सालों के बाद जब मुझे यहाँ पर लाके एडमिट किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कहना ये है कि यहाँ मेरा बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं नशे से मुझे छुटकारा मिल रहा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो नशा बेचने वाले लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपना एक कारोबार बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा कारोबार है कि बस एक बंदे को मिल गया ना, वो इसका आदी हो गया, मतलब आपकी चेन बन गई और इसी तरह ये चेन बढ़ती चली जा रही है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे या जितने लोग काम कर रहे हैं वो पकड़ते तो हैं, लेकिन हाथ में वो आता है जो नीचे का बंदा होता है, जो मेन इसका सप्लायर है वो हाथ में नहीं आ पा रहा। तो उसकी मेन वजह यही है कि उसे पता है कि अपने नीचे इतनी चेन बनाते चले जाओ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे
काम करते रहें, पकड़ते रहें, लेकिन वो उस तक ना पहुँचे। तो ये एक बहुत एक्सट्रीम, मतलब हुकूमत की बड़ी सतह पे ये काम करने की ज़रूरत है। और क्योंकि देखें UNODC भी जिस पे काम करी, दुनिया भर में मंशियात बहुत है, तो पाकिस्तान में तो 76 लाख लोग मौजूद है जो पाकिस्तान में, और 40,000 की तो ग्रोथ चल रही है। तो इस पे रिहैब सेंटर तो ना होने के बराबर है कि चले कराची में अगर हम कह लें कि हमारे 6 सेंटर है, इतनी तादाद में 500-600 को अभी हम केटर कर रहे हैं, तो हम साल के 1200-1500 या 2000-2500 को हम केटर कर पा रहे होंगे। लेकिन तादाद को अगर हम देखें जो साल की जा रही है वो 40,000 को जा रही है, तो हम तो 1% पे भी इन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। जब तक हम इन्हें ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो चेन तो ये बढ़ती चली जाएगी और उसे काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कहने को जैसे कहा जाता है कि 76 लाख लोग पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये 76 लाख लोग ने पूरे अगर एक घर का 5 अफराद को इफ़ेक्ट किया हुआ है, तो ये 2.5 या 4 करोड़ आवाम जो है इससे इफ़ेक्ट हुई है। और ये अगर चेन इसको नहीं रोका गया तो ये 4 करोड़ से 12 करोड़ पे और 20 करोड़ पे कब चली जाएगी हमें नहीं पता चलेगा। तो लिहाजा इसमें हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालने की ज़रूरत है, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिहैब बने और जो लोग ठीक होना चाहते हैं उनको हम मदद फराहम करें, ताकि उनको अगर मदद मिलेगी, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता होता, घर वाले इस बात को छुपा रहे होते, तो उन्हें भी अवेयरनेस नहीं है कि ना इस मामले में क्या किया जाता है। तो मेरा यही पैगाम है कि घर वाले जल्द अज जल्द जैसे पता लगे रिहैब सेंटर्स को अप्रोच करें, और जो साहिब इस्तात लोग हैं वो इसमें माली मामलत करें, क्योंकि जितना ये ड्रग्स बढ़ रहा है इतना शहर में क्राइम बढ़ रहा है। तो जितना हम देखते हैं क्राइम बढ़ रहा है, लोगों की अमवात हो रही है, उसके पीछे यही लोग होते हैं। और इसे वे एक अपने नशे उस दिन की सिर्फ नशा पूरा करने के लिए किसी को जान से भी अगर मार दे तो इनको कुछ नहीं पता लगता। तो इसलिए इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे इदारे हैं एंटी नारकोटिक्स के, जो मंशियात की रोकथाम के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें मज़ीद इकदाम उठाना पड़ेंगे इस मंशियात की रोकथाम के लिए, ताकि इन जैसे जो बच्चे हैं, जैसा भी बच्चे ने कहा कि मैं 8 साल से नशे का आदी हूँ, इसी तरह और बच्चे भी हैं जो मुख्तलिफ़ एजेस के हैं यहाँ पर। तो हमारे जो इदारे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारी फोर्सेस हैं, और एंटी नारकोटिक्स का एक अलग डिपार्टमेंट होता है मंशियात की रोकथाम के लिए, तो उनको बड़े अहम कदम उठाने पड़ेंगे। मस्जिद है मेरे पुष्ट पर, आप देख रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं हम, जहाँ पर ये जो नशे के आदी अफराद हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनको यहाँ पर दीनी तालीम भी दी जाती है और नमाज भी बाकायदा तौर पर सिखाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जमात खड़ी हो गई है कि पूरी ना सारे दिन में एक तरतीब होती है। सुबह फजर की नमाज के बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद इनके अपने पर्सनल काम होते हैं, नहाना धोना ये सब करना, फिर इनके ग्रुप सेशंस होते हैं, फिर उसके बाद इनके इंडिविजुअल सेशन होते हैं, फिर इनके इनफरादी सेशन हो रहे होते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज, फिर लंच, फिर इनकी एक्सरसाइज हो रही होती है। एक्सरसाइज के बाद फिर इन्हें बाहर छोड़ा जाता है ताकि खेल कूद में बिजी रहे, फिर इनकी मुलाकात और फैमिली से मुलाकात का टाइम होता है। तो दिन भर कोई ना कोई इनके साथ एक्टिविटीज़ रहती है। 5 वक्त की नमाज इनकी पूरी है, इनको दीनी तालीम ज़रूर दी जाती है, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशन होते हैं, आपस में भी एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा होता है, फैमिली मिलने आ रही वो चल रहा होता है, बाहर खेल कूद का आपने पूरा सिस्टम देखा ही, यहाँ पे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, ये जो भी ये खेलना चाहें ये इस ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। इनका एक पूरा टाइम होता है, इस तरह 2 टाइम पे चाय और ये रात का खाना करके एक स्पेसिफिक टाइम पे सो जाता है। टोटल कराची के अंदर इनके कितने सेंटर काम कर रहे हैं और तरीक़ाकार क्या है? अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके जो टोटल सेंटर हैं पूरी कराची के अंदर, वो कितने, उनकी तादाद क्या है और वो कहाँ कहाँ वाक़ हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू का। अच्छा, पहले सनशाइन का जैसा आपका सवाल था कि कितने रिहैब सेंटर हैं, तो कराची में अब तक हमारे 5 रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो ऑपरेशनल हैं, और छठा जो है वो कुछ महीनों में वो भी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमांड आ चुकी है कराची के अंदर। इसके अलावा सिब्बी में भी हमारा एक रिहैब सेंटर है जो बलूचिस्तान पुलिस के साथ वो भी एक चल रहा है, और इसके अलावा हैदराबाद में भी हमारी कोशिशें जारी हैं कि वहाँ पे भी एक रिहैब सेंटर बन जाए। तो नया जो मरीज़ आता है, जो मंशियात के आदी अफराद होते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है और क्या तरीक़ाकार है, किस तरह आप लोग उनका इलाज करते हैं? देखिए, तरीक़ेकार इनिशियल जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले पेशेंट के NIC कॉपीज़ लाजमी लेते हैं ताकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर कुछ है तो वो सामने आ सके। फिर जो एप्लीकेंट होता है, जो घर वाला होता है, वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए ताकि घर से ही कोई आए जो उसे एडमिट कराए, भाई बहन माँ बाप में से कोई या बच्चे करा सकते। इसके अलावा हम बहनोई मतलब दूर के रिश्तेदार कज़न के बिहाफ पे एडमिशन नहीं करते, क्योंकि पर्सनल उनके ग्रजेस वगैरह भी होते, तो इस वजह से हम उस बिहाफ पे
इन्हें एडमिट नहीं करते, हम सिर्फ डायरेक्ट जिनका रिलेशन वो करते हैं। फिर मरीज़ के सिर्फ 2 तस्वीरें चाहिए होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और घर के बिजली या गैस का बिल चाहिए होता है ताकि एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाए। और इसके बाद हमारा एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है मेडिकल का, यानी कि हम ये चीज़ चेक करते हैं कि पेशेंट को आया HIV, TB, हेपेटाइटिस, इस तरह या कोई संगीन बीमारियां ना हो। एक यूरिन DR का एक टेस्ट होता है जिसमें हमें ड्रग्स का पता चल जाता है कि कितना इनहेल उन्होंने किया हुआ है, और एक ब्लड की एक प्रोफाइल हम ले लेते हैं ताकि हमें पता हो कि जो ट्रीटमेंट हम करें तो ब्लड में उनके एक्चुअल क्या है। तो अगर HIV, TB, हेपेटाइटिस ये सब अगर पॉजिटिव, इनमें से एक भी चीज़ पॉजिटिव आ जाए तो हम उस पेशेंट को एडमिट नहीं करते। ये हमारा प्रोसेस है। उसके बाद जो अगर आपने कहा कि उसका इलाज किस तरह से होता है, सो इनिशियली जो उसका पीरियड होता है डिटॉक्स का, तो डिटॉक्स में वो 10 दिन रहता है। उसे क्रेविंग्स हो रही होती है कि बस उसे नशा चाहिए, तो उससे दूर रखने के लिए अभी हम जो है सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो सिम्टम्स उन्हें आ रहे होते हैं। और हर पेशेंट की सिम्टम्स जो है ना वेरी करते हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन जनरली अगर जो सिम्टम्स आते हैं वो यही जनरल जो बुखार, जुलाब या वॉमिट इस तरीके के ही आते हैं, और उसके हम मेडिकेशन से उनका जो डिटॉक्स है वो मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जब 10 दिन उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो वो रिकवरी में चले जाते हैं। जब वो रिकवरी में चले जाते हैं फिर वो सेशंस की तरफ आ जाते हैं, यानी कि फिर उनके ग्रुप सेशंस हो रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिवियरिटी किस बेस पर है, और जनरल फिजिशियन उनका मुआयना उस तरह से कर रहा होता है। जनरली अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उस तरह भी उन्हें ट्रीट किया जाता है। और साइकोलॉजी बेसिक जो हमारा ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से है कि हम उन्हें थेरेपी के थ्रू ये इतना एम्पावर कर दें कि वो जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, और सिवियरिटी के बेसिस पे हम जो है डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। जो आदी अफराद हैं जो हैवी डोज लेते हैं उनको तो काफ़ी तकलीफ होती होगी, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या तरीकाकार किया हुआ है कि हैवी डोज देते हैं आप उनको, या कोई और तरीकाकार है आपका? नहीं, हैवी डोज चाहे जितना लिया हुआ, मैंने आपसे यही कहा कि हम डायग्नोज करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं, उसके सिम्टम्स देखते हैं। जनरली अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है मैं ये समझूंगा कि आप मिथ होगी कि आपको किसी ने बताया होगा किस तरह होता है। जनरली हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, चाहे जितना सीवियर केस हो हम उससे डायग्नोज करते हैं। जब हमें पता लगता है कि इससे, अगर आप कहते हैं ना दर्द होता है, तो हमें पता चल जाता है कि इतना दर्द है, तो उसकी एक मेडिकेशन, आप ये कहते हैं कोई मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते जो उससे मैनेज करा देते हैं। उसके ड्रग्स की हम इन्हें कोई मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करते। जी, सबसे आखिर में दिलावर साहब, मैंने एक चीज़ देखी है, मंशियात के जो आदी अफराद होते हैं इस तरह के सेंटरों में उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। ये रिहैब सेंटर जब वो चिल्लाते हैं या पुकारते हैं या इस तरह कुछ बिहेवियर ऐसा करते हैं, तो वो उसको काम डाउन करने के लिए या सुलाने के लिए वो इंजेक्शन के थ्रू, ताकि वो सो जाए, वो तंग ना करे। सीधे कि अगर वो चिल्लाता है तो वो एक दिन का उसका पेन होगा, उसे एक दिन वो बर्दाश्त कर लेगा ना, तो उसका आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। उसको ये पता चल जाएगा कि नशा बगैर किसी मेडिसिन, बगैर किसी इंजेक्शन के छूट सकता है, और वो अगर यहाँ से चला भी जाता है और वो इस आदत में दोबारा मुब्तला भी हो जाता है, तो उसको ये बात याद आए कि वहाँ भी मैं बगैर किसी दवाई के ही ठीक हो गया था। प्यार मोहब्बत से समझाया जाता है। इनके साथी इनके साथ होते हैं जो उस पीरियड से गुजर चुके होते हैं, तो वो इनको ये बातें समझा रहे होते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, तुम थोड़ा सा सब्र रखो, आज का दिन बस गुजार लो, यही थोड़ा सा वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारा ठीक होगा, उसके बाद बिल्कुल तुम नॉर्मल फील करोगे। तो आखिर मैं अपना देखने नाज़रीन से यही कहूँगा, जो साहिब हैसियत हैं वो इस तरह के जो मंशियात सेंटर बनाए हुए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम ने, दिलावर साहब और उसके साथ जो मज़ीद जो यहाँ लोग हैं उनके साथ आके यहाँ उनके साथ शाना बशाना चलना पड़ेगा ताकि मंशियात की लानत को रोका जाए। और अपने प्लेटफार्म से हम जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, इन जैसे सेंटरों में आएँ। यहाँ के जो यहाँ पे सेंटर को चला रहे हैं, जो अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं, आप लोग साहिब हैसियत आकर इन लोगों का साथ दें, फाइनेंशली साथ दें, जिस तरह भी आप साथ दे सकते हैं इनका साथ दें, ताकि मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनको मंशियात की लानत से रोका जाए। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन महमूद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।